बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 2 दुख के अधिकार का प्रश्नोत्तर कार्य करा रही हूँ, जिसमें मैंने मौखिक और लिखित क के प्रश्न पूरे कर दिए हैं। खासे कुछ प्रश्न मैंने कराए हैं और शेष बचे प्रश्नों को अब कराने चल रही हूँ, तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। लिखित ख का चौथा प्रश्न मैं कराने चल रही हूँ। मैं पहले प्रश्न पढ़ती हूँ। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? तो लेखक ने जब देखा कि जो संभ्रांत महिला है हर 15-15 मिनट पर बेहोश होती है और उसकी तीमारदारी के लिए डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं, 2.5 महीने से वो पलंग पे है, और जब वहीं उसकी तुलना में यहाँ लेखक ने भगवाना की माँ उस वृद्ध महिला को देखा, तो दूसरे दिन ही समान दुख में वो सड़क पर बैठे खरबूजे बेच रही है। दोनों के अंतर को देख करके लेखक को ये लगता है कि वास्तव में दुख मनाने का अधिकार सबको समान रूप से नहीं मिलता। तो यही चीज़ें यहाँ कही गई हैं। अब मैं उत्तर लिखने चल रही हूँ, आप तैयार हो जाइए। प्रश्न है, बुढ़िया ने लेखक के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? उत्तर लिखित ख का उत्तर नंबर 4। उत्तर नंबर 4 है और प्रश्न है कि लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? तो लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा लगाने के लिए अपने पड़ोस में रहने वाली संभ्रांत महिला को याद किया, जो पुत्र शोक में 2.5 मास तक बिस्तर से उठ ना सकी। पुत्र शोक के अलावा उसे कोई चिंता और जिम्मेदारी नहीं थी। परंतु बुढ़िया
परंतु बुढ़िया के भी जवान बेटे के मरने पर उसे अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही थी, जिसके लिए उसे खरबूजे बेचने के लिए बाजार में बैठना पड़ा। ये हो गया इसका उत्तर। आप लिखिए। फिर मैं अगला प्रश्न बताती हूँ। अगला प्रश्न है, लेखक इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। तो वास्तव में इस पाठ का जो शीर्षक है दुख का अधिकार, वो बिल्कुल सार्थक है। सार्थक इसलिए है कि हमारे यहाँ गरीब को दुख मनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसे पेट पालने की आवश्यकता है, उसे अपने परिवार पालने की आवश्यकता है। अगर वो 13 दिन के सूतक में अपने घर में हाथ पे हाथ धर के बैठा रह जाएगा, तो सूतक और 13वीं के द्वारा जो उसका धन खर्च होगा और कुछ उसके घर में आमदनी के नाम पर आएगा भी नहीं। तो ये व्यक्ति अपने कार्यों को करते हुए ही दुख मनाते हैं, क्योंकि इनका जीवन जो है वो धनी और अमीरों जैसा नहीं होता। तो इसी बात को यहाँ समझाने के लिए पाठ का जो नाम रखा गया दुख का अधिकार, वो बिल्कुल उचित है। तो मैं इसको लिखवाती हूँ, आप इसको लिखना शुरू करिए। उत्तर नंबर 5, पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार। पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूर्णतया उचित प्रतीत होता है। दुख मनाने का अधिकार दुख मनाने का अधिकार दुख मनाने का अधिकार सभी को होता है, परंतु आर्थिक स्थितियों के अंतर होने पर ये सबको समान रूप से नहीं मिलता। गरीबी के कारण दुख से बड़ी जिम्मेदारी होती है। गरीबी के कारण दुख से भी बड़ी
व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। एक और जहां संभ्रांत महिला उसी पुत्र शोक में 2.5 माह तक पलंग से उठी भी नहीं। और उसे शोक मनाने के अलावा कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। वहीं बुढ़िया के आगे पोते पोतियां अपना लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं लिखूं क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा आगे लिखूंगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। संभवतः आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं बिल्कुल किनारे हूँ। अब मैं इसको रब करती हूँ। वहीं बुढ़िया के आगे पोते पोतियां भूख से बिलख रहे थे। बहू ज्वर से तप रही थी। उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी थी, जिससे उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं था। तो ये स्थितियां होती हैं जो व्यक्ति को मजबूर कर देती हैं कि उसे दुख मनाने का अधिकार क्यों नहीं है और कैसी स्थितियों में नहीं है। तो ये चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। तो अब इसके बाद का जो प्रश्न है वो मैं आपको समझाती हूँ। इसके बाद का जो प्रश्न है वो आशय वाले प्रश्न हैं।
निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है। तो इसका आप आशय स्पष्ट करना है, किसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं आशय वाले प्रश्न करा रही हूँ। कुछ ही पाठों में मैं आशय के प्रश्न कराऊंगी, बाद में मैं इसको होमवर्क कर दूंगी। कुछ पाठों में करा देने से आपको लिखने का तरीका आ जाएगा, तो फिर उसके बाद के जो प्रश्न हैं उसको आप खुद से करेंगे। तो मैं यहाँ ग लिख देती हूँ। ग आशय स्पष्ट करें। और उसमें पहला है, तो मैं पंक्तियां नहीं लिखूंगी क्योंकि पंक्तियां आप बुक से उतार लीजिए। जैसे वायु, बस मैं 2 शब्द लिख के डैश लगा देती हूँ कि कौन सा है, आप समझ लीजिए इसको। तो आशय क्या कहा गया इस पंक्ति में वो लिखूंगी कि प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है प्रस्तुत पंक्तियों का आशय है कि हमारी पोशाक निम्न वर्ग के दुख दर्द को समझने में सबसे बड़ी बाधक सिद्ध होती है। जिस प्रकार कटी हुई पतंग को हवा की तरंगे अचानक नीचे जमीन पर नहीं गिरने देती, उसी तरह कुछ हालातों में पोशाक की वजह से हम निम्न वर्ग से सहानुभूति प्रकट करने में संकोच करते हैं। तो ऐसे इसका आशय लिखेंगे, यानी जो व्याख्या या भावार्थ में मैंने आपको पढ़ाया है वही चीज़ें यहाँ लिखी जाएंगी। दूसरा है, इनके लिए बेटा बेटी
खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। अब इसका आशय लिखना, तो मैं दूसरा नंबर डाल देती हूँ। इनके लिए बेटा बेटी। आशय, गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए रोटी से बढ़कर, रोटी से बढ़कर, रोटी से बढ़कर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये लोग रोटी के टुकड़े पर, ये लोग रोटी के टुकड़े पर जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। फिर इनके लिए, फिर इनके लिए बेटा बेटी, बेटा बेटी, आदमी औरत, आदमी औरत, आदमी औरत, धर्म ईमान, धर्म ईमान कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये रोटी के लिए, ये भूख के लिए लाचार हो जाते हैं। अतः ये इनकी मजबूरी होती है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संभवतः आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको रब करती हूँ, फिर मैं आगे का कराऊंगी। चलिए थर्ड वाला है, शोक मनाने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यद्यपि मैं समझा चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर भी मैं इस पाठ के आशय करा भी रही हूँ। कुछ पाठों के आशय मैं छोड़ दूँगी। तो तीसरा है
शोक मनाने, गम, अब मैं लिखूंगी नहीं पूरा, आप अपनी बुक से उतारिए, सिर्फ मैं आशय लिखने चल रही हूँ, आप आशय लिखिए इसका। इस पंक्ति में लेखक इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है, कहना चाहता है, कहना चाहता है कि पड़ोस में पिछले साल, कहना चाहता है कि पड़ोस की महिला को जब पुत्र शोक हुआ तो वह कैसे 2.5 माह तक उठ भी न सकी। उठ भी न सकी। लोग उसके आसपास बैठे बैठे रहते। दवा और सेवा होती। दवा और सेवा होती, परंतु समान शोक में भी परिस्थितियां या आर्थिक कमजोरी व्यक्ति को दुख मनाने की सहूलियत नहीं देता। तो ये कहा गया है कि दुख मनाने की सहूलियत नहीं देता। और उसकी जिम्मेदारी बढ़ी और उसकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। तो देखिए, ये मैंने आशय वाले प्रश्न करा दिए। अब बच गए आपके भाषा के प्रश्न। उसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको आपको लिखना है, पंचम वर्ण के हैं। तो इसको आपको जैसे कंघा, पतंग, चंचल, ठंडा, संबंध, कंघा, तो उन्होंने दूसरी तरह से लिखा है नीचे अनुस्वार लगा के। तो पंचम अक्षर जो होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और साथ ही दूसरा प्रश्न जो है उसमें पर्यायवाची शब्द लिखने को हैं। तो मैं इन चीज़ों को आपको पहले समझाऊंगी कि पंचम वर्ण क्या है। तो मैं संक्षेप में खाली बता दूं आपको कि जो हम वर्ण पढ़ते हैं और उसमें जो हम व्यंजन पढ़ते हैं,
जैसे वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वरों के बाद जब हम व्यंजन पढ़ते हैं, जिनकी संख्या 33 होती है, तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें क ख ग घ अंगा, ये पांचवा वर्ण जो होता है यही पंचम स्वर है। तो इसको मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। आज मैंने यहाँ तक की चीज़ें करा दी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको यहाँ रोक रही हूँ, भाषा की बात को मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।